अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड है और हम ये देखेंगे कि सेल्स और परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर आप उसमें कोई एरर कर देते हैं तो उन एरर्स का आपकी डिफरेंट एसेट्स पे या बैलेंस शीट आइटम्स पे या आप कह लें कि इनकम स्टेटमेंट आइटम्स पे क्या इम्पेक्ट होता है और फिर उनका हम करेक्शन क्या करते हैं। कौन कौन सी अमाउंट ओवर स्टेट हो जाती है और कौन कौन सी अमाउंट अंडर स्टेट हो जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम उसकी करेक्टिंग मेजर या करेक्शन एंड एंट्रीज पास करके देखेंगे। प्रॉब्लम है 6.6 ए, चैप्टर 6 है, विलियम्स हाका बैटनर की बुक है, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। किंग एंटरप्राइजेज इज अ बुक होलसेलर, यानी कि ये बुक सेल करते हैं और ये बुक के होलसेलर हैं। किंग हायर्ड अ न्यू अकाउंटिंग क्लर्क ऑन जनवरी 1 ऑफ द करंट ईयर, यानी जनवरी 1 करंट ईयर को इन्होंने न्यू अकाउंटेंट हायर किया है। द न्यू क्लर्क डज नॉट अंडरस्टैंड accrual accounting and record the transaction below based on when cash receipts or disbursements exchange hands rather than when the transactions occurred. So अब हमने यहाँ पे एक word use किया है accrual basis of accounting. So you should know that what is the difference between accrual basis of accounting and cash basis of accounting. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वेन एवर कैश रिसीव्ड होता है या पेड होता है। यानी जब आपको कैश रिसीव्ड होता है तो आप कैश डेबिट कर देते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। जब आप कैश की डिसबर्समेंट कर रहे होते हैं या पेमेंट कर रहे होते हैं तो कैश की ट्रांजैक्शन आप पेबल में या अकाउंट्स पेबल में आप दिखा देते हैं, एंड दैट्स इट। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के पीछे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक रियलाइजेशन प्रिंसिपल होता है, वो ये कहता है कि रेवेन्यू जिस मंथ से रिलेटेड है या जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, रेवेन्यू को उसी मंथ में रियलाइज करना है। इसी तरह हमारा जो प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड, आपने मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि एक्सपेंसेस को आपने मैच करना है विद योर रेवेन्यूज, यानी जिस पीरियड के रेवेन्यूज है और एक्सपेंसेस उन रेवेन्यूज को अर्न करने से रिलेटेड है तो आपने उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। कैश मिले या ना मिले, यानी इसमें पेबल्स और रिसीवेबल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से हम इसको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। सो जो अकाउंटेंट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में या जो क्लर्क है उसको नहीं पता कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है और उसने कैश रिसीट और डिसबर्समेंट की पेमेंट बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की है। किंग यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जो इन्वेंट्री सिस्टम है या रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की जा रही है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बेस पे की जा रही है, यानी अप टू डेट रिकॉर्डिंग है। यानी कि जब सेल्स की रिकॉर्डिंग होती है तो आप दो रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी पहली एंट्री आप अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स बनाते हैं और दूसरी एंट्री आप बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री बनाता है। यानी कि इन्वेंट्री आपकी अप टू डेट होती है। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एक करेक्टरिस्टिक है जो कि हम चैप्टर 6 में ही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। And its accounting policy calls for inventory purchases to be recorded at net of any discount offered। और हमने दो मेथड मजीद पढ़े थे, एक ग्रॉस मेथड पढ़ा था और एक नेट मेथड पढ़ा था चैप्टर 6 में ही। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में वो शेयर करा दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब अगर आपको ये देखना हो कि नेट और ग्रॉस मेथड में क्या फ़र्क है तो फिर वो आप लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कंपनी जो है वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करती है नेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट माइनस करके उसके बाद रिकॉर्ड करती है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, ट्रांजैक्शन जनवरी की दिसंबर की दो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। और फिर रिक्वायरमेंट में ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग क्लर्क्स एरर्स
compute the amount by which the following accounts are overstated और understated। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, लेकिन हमने ये बताना है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्योंकि अकाउंटेंट ने गलत रिकॉर्ड की है, तो उसकी वजह से आप बताइए कि अकाउंट्स रिसीवेबल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अकाउंट्स पेबल पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सेल्स और सीजीएस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर हमने ये इजीली समझना हो तो हम दो सिनेरियो बना लेते हैं। पहला सिनेरियो हम ये बना लेते हैं कि एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लर्क, कि क्लर्क ने जो एंट्रीज पास की हैं वो क्या एंट्री पास की हैं। क्योंकि उसने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की है, तो यकीनन जब कैश रिसीव या पे हुआ होगा तभी उसने एंट्री पास की होगी, अदरवाइज एंट्रीज पास नहीं की होंगी। उसके बाद अब हम एक सिनेरियो बना लेते हैं कि एंट्रीज क्या बनानी चाहिए थी उसको, यानी कि जो करेक्ट एंट्री है हम वो देखते हैं कि उसको क्या बनानी चाहिए थी। उसके बाद फिर हम करेक्शन ऑफ एरर्स करेंगे दोनों एंट्रीज को कंपेयर करके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अगर हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट उसने ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर दी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एंट्रीज हैं वो क्लर्क ने या उसकी फिलॉसफी के मुताबिक उसने क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं। तो हम क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक कॉलम है डेट का, एक कॉलम होता है अकाउंट्स टाइटल्स का, और एक कॉलम होता है डेबिट का, और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। तो एंट्रीज सबसे पहले हम वन बाय वन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसने क्या एंट्री पास की है। जनवरी 10 की बात हो रही है। पेड इजी टेक एंटरप्राइजेस 9,800 पेड, यानी कैश की इन्वॉल्वमेंट हो गई। एजी टेक है या एजी टेक को उन्होंने कैश की पेमेंट की है, यानी कंपनी के पास से कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है। दैट इट रिसीव ऑन दिसंबर 15 को जो है उसने ये एंट्री, यानी कि उसको मिलना था, उसने उन बुक्स की एंट्री पास की है जो कि ऑलरेडी रिसीव हो गई थी उसको बुक दिसंबर 15 की। This purchase was recorded as a debit of inventory and credit to accounts payable on December 15 last year, but the accounting clerk ignored the fact। यानी उसने ये रिकॉर्ड नहीं किया था कि इन्वेंट्री रिसीव हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब उसने क्या चीज शो करना है, उसको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पता ही नहीं था। तो उसको पता ही नहीं कि एट दैट टाइम, यानी लास्ट ईयर का जो 15 दिसंबर था, उस दिन इन्वेंट्री एक्चुअली डेबिट हो चुकी थी और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो चुका था। तो आज यानी December 10 को जो उसने एंट्री पास करनी थी, वो सिंपली लाइबिलिटी खत्म करनी थी, अकाउंट्स पेबल डेबिट करना था और कैश क्रेडिट करना था। लेकिन क्योंकि उसको ये फैक्ट पता ही नहीं था, ये फैक्ट से वो अवेयर था ही नहीं, तो एंट्री उसने सिंपल क्या पास की, क्योंकि उसको उसने पेमेंट की है, तो उसने सिंपली किस लिए पेमेंट की है, इन्वेंट्री के लिए, तो उसने इन्वेंट्री डेबिट कर दी और उसके पास से कैश चला गया तो उसने कैश क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट की बात हो रही है, ये नेट ऑफ डिस्काउंट है, तो 9,800 की बात हो रही है। तो उसने सिंपल ये एंट्री पास की है। उसके बाद जो हम सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं उसमें क्या है। सो सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है ये जो ट्रांजैक्शन है December 27 को हुई है, और December 27 को लिखा है रिसीव बुक्स। फिर बुक्स मिली हैं उसको मैक्सो इनकॉर्पोरेशन फॉर $20,000, एंड द टर्म क्रेडिट टर्म दिया हुआ है कि अगर आप 2 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 10 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज 30 डेज के अंदर पेमेंट करना है। इसका मतलब है उसको बुक्स मिली है ऑन क्रेडिट पे।
जैसा हमने अभी शुरू में जिक्र किया कि वो रिकॉर्डिंग किस बेस पे कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। सो दिसंबर 27 को क्योंकि कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है या उसने कोई कैश पे नहीं किया है, क्योंकि बुक्स मिली है उसके अगेंस्ट, उसको कैश पे करना था, उसने कैश पे नहीं किया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ना कैश रिसीव हुआ है ना पेड हुआ है, तो यहाँ पे जो क्लर्क की गलती थी वो क्या थी कि उसने उसकी कोई एंट्री नहीं बनाई है, क्योंकि वो कैश बेसिस मेंटेन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए 30 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, और 30 दिसंबर को क्या हुआ है, बुक सोल्ड टू बुक सेलर्स अनलिमिटेड। बुक सेलर्स अनलिमिटेड कंपनी का नाम है, इनको इसने बुक सेल की है, और कितने की सेल की है, 30,000 रुपीज की, यानी ये सेलिंग अमाउंट है। और इनकी जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट कितनी है, 24,500। और ये जो क्रेडिट टर्म है साथ में ये बता रहा है, इसकी वजह से ये शो हो रहा है कि जो आपने बुक सेल हुई है वो बुक आपकी क्रेडिट पे सेल हुई है, या टेक्निकली जो एंट्री बनना चाहिए वो अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स बनना चाहिए है। तो क्योंकि ना कैश मिला है ना इसने पे किया है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बेसिस पे अकाउंटेंट ने एंट्रीज गलत बनाई हैं, उसको ये एंट्री उसने बनाई नहीं है। अब हम देखते हैं कि इन तीन ट्रांजैक्शंस की जो एक्चुअल एंट्री होनी चाहिए थी, यानी कि द एंट्रीज दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द काउंटिंग क्लर्क, और जो उसने रिकॉर्ड नहीं की हैं वो एंट्रीज क्या हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंट्रीज दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, जो कि असल में एंट्री करनी चाहिए थी और उसने नहीं की है। तो वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी एंट्रीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी 10 की, और जनवरी 10 को क्या हुआ है, अब आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यानी कि अगर कैश मिला है या नहीं मिला, जो एक्चुअल एंट्री है वो क्या होनी चाहिए है। सो हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। पेड AZ Tech Enterprises 9,800 for books that it received on December 15। और December 15 को उसने बता दिया है कि उसने इन्वेंट्री डेबिट की थी, क्योंकि बुक्स उसकी इन्वेंट्री है, ऑलरेडी इन्वेंट्री डेबिट कर चुका है और अकाउंट्स पेबल वो क्रेडिट कर चुका है, या जो बैक एंड पे जो भी पहला वाला अकाउंटेंट था या पहला वाला क्लर्क था उसने ये एंट्री की थी पास। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें कंपेयर करना आसान हो। डेट आपने वही लिखनी है जो हमारी प्रीवियस थी, यानी कि जैन 10 की। तो जैन 10 को आपने असल में एंट्री क्या बनानी थी, लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो अकाउंट्स पेबल क्या हो गया, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया। और क्या चीज आपके पास से चली गई, कैश चली गई। आपने यानी कि जो जनवरी 15 को ट्रांजैक्शन की थी उसकी सिंपल आपने पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है, एक कॉलम हमारा डेबिट का है, तो डेबिट के कॉलम में हम लिख देंगे कितनी अमाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है 9,800 से। तो ये करेक्ट एंट्री ये है, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, लेकिन उसने एंट्री नहीं की, क्योंकि हमें एक्चुअली एट दैट टाइम उसने प्रीवियस एंट्री जो 15 दिसंबर को थी, एक्रूअल बेसिस पे एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हुई थी, वो उसने इग्नोर कर दी। उसके बाद हम बात करते हैं December 27 को क्या हुआ था। December 27 को रिसीव बुक्स फ्रॉम मैक्स इनकॉर्पोरेशन फॉर 20,000 बुक्स रिसीव हुई हैं, और क्रेडिट टर्म ये बता रहा है कि ये आपको
उधार पे रिसीव हुई हैं, बुक्स रिसीव हुई हैं, इसका मतलब है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। अगर आप पेमेंट कर देते तो कैश क्रेडिट हो जाता, आपने पेमेंट नहीं की बल्कि आप बाद में पेमेंट करेंगे। अगर आप डिस्काउंट अवेल करते हैं तो विद इन 10 डेज पेमेंट कर देंगे, और अगर आप डिस्काउंट अवेल नहीं करना चाहते, N/30 है, तो फिर आप 10 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। अभी आपके पास क्या चीज क्रेडिट हो गई? अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गई। और यहाँ पे हम नेट ऑफ डिस्काउंट लिखते हैं अमाउंट, क्योंकि अगर आप चेक करें तो उसने यहाँ पे सवाल में मेंशन किया हुआ है, इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी कॉल्स फॉर इन्वेंट्री परचेजेस टू बी रिकॉर्डेड नेट ऑफ एनी डिस्काउंट, यानी कि हम जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसको हम नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करते हैं। सो अब हमारे पास जो एंट्री आई अमाउंट आएगी, वो अब आप देख लीजिए, आपने 20,000 की अमाउंट है, और आपको उस पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 2/10, यानी अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो 2% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो परसेंटेज 2%, तो 20,000 का अगर आप 2% निकालें तो वो हो जाता है $400। और नेट ऑफ डिस्काउंट अगर आप कर लें तो यहाँ पे मैं आपको अमाउंट करके बता देती हूँ कि 20,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे? जितना आपका डिस्काउंट है। तो एंट्री कितने से पास होगी? 19,600 से हमने नेट ऑफ डिस्काउंट कर दिया। सो ये हमारी एंट्री थी ऑन दिसंबर 27 को। उसके बाद हम देखते हैं कि दिसंबर 30th को क्या हुआ, और उसको क्या दिसंबर 30th की एंट्री भी हम करेक्ट क्या होनी चाहिए थी वो हम देख लेते हैं। सो दिसंबर 30th को लिखा हुआ है सोल्ड बुक्स, बुक सेल कर दी। बुक सेलर अनलिमिटेड कंपनी का नाम है, कितने में सेल की? 30,000 में सेल की, और 30,000 में सेल की है। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो ये सेल्स प्राइस है, और टर्म इनको उन्होंने ऑफर किया है कि 1/10, और यानी कि अगर ये पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद द किंग वॉज द कॉस्ट वॉज दिस, यानी कि कॉस्ट अमाउंट 24,500 है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो आप याद करें, हमने इसी चैप्टर में प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस की हुई है कि आप जब सेल्स करते हैं तो दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन तो सेलिंग प्राइस पे होती है, अकाउंट्स पेबल टू, ये अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि ये पैसे आपको क्या होंगे? रिसीव होंगे, आपने सेल की है तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। ये पैसे क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि आपने सेल्स की हैं। तो कितने की सेल्स की हैं? आपने सेल्स की हैं 30,000 की। तो 30,000 से हम एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद एक और एंट्री होती है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, साइमल्टेनियसली साथ साथ ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम डेबिट कर देंगे, और इन्वेंट्री हमारी कम हो रही है तो इन्वेंट्री हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। तो अब आप देखिए कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे दी हुई है 24,500, यानी जो 30,000 है ये तो उसका रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू की जो कॉस्ट है वो 24,500 है। तो नेक्स्ट एंट्री जो है हमने 24,500 से पास की है। सो ये एंट्री होनी चाहिए थी। सो रिक्वायरमेंट ए में क्या पूछा हुआ है? आप बताइए कि ये जो 3 एरर जो उसने किए हैं, इन एरर्स की वजह से कंपनी की जो इसने चीजें मेंशन की हुई हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल और बाकी सारी चीजें, तो ये ओवर स्टेट हो जाएंगी या अंडर स्टेट हो जाएंगी? यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स डिपिक्ट होंगी वो ओवर स्टेट होंगी या अंडर स्टेट होंगी, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले उसने जिक्र किया हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल का, हम पूरा लिख लेते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। सो क्लास अकाउंट्स रिसीवेबल, देखिए उसने यहाँ पे कहीं पे एंट्री पास नहीं की है, जबकि जो एक्चुअल एंट्री बननी चाहिए उसके मुताबिक अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट पे है। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट होने का मतलब ये है कि अकाउंट्स रिसीवेबल
रिकॉर्ड होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। सो अकाउंटेंट की गलती है, उसने अकाउंट्स रिसीवेबल जो है वो क्या किया हुआ है, वो आप कह लें कि अंडरस्टेटेड बाय $30,000। उसकी गलती से अकाउंट्स रिसीवेबल 30,000 से कम रिकॉर्ड हुआ है, अंडरस्टेट हुआ है। तो पहली गलती तो हमने अकाउंट्स रिसीवेबल से देखी। दूसरी गलती इन्वेंट्री से रिलेटेड है। सो इन्वेंट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए उसने इन्वेंट्री 9,800 से डेबिट की हुई है। हालांकि ये 9,800 से डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए जनवरी में 10 में तो ये इन्वेंट्री एक्चुअली बनती ही नहीं है डेबिट, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 दिसंबर को डेबिट कर चुका है। तो एक गलती तो ये है। उसके अलावा इन्वेंट्री डेबिट होनी चाहिए थी, यानी इंक्रीज होनी चाहिए थी, ये भी उसने नहीं की है। और फिर एक दफा इन्वेंट्री डिक्रीज होनी चाहिए थी, उसने ये भी नहीं की है। यानी उसके 3 एरर हैं। और वो 3 एरर क्या हैं कि पहला एरर तो ये है कि ये 9,800 से इन्वेंट्री डिक्रीज होनी चाहिए थी, उसने नहीं की। तो हम डिक्रीज कर देते हैं, यानी माइनस के साथ मैंने लिखी है। उसके बाद ये इन्वेंट्री इंक्रीज होनी चाहिए थी, वो भी उसने नहीं की, तो हम इंक्रीज कर देते हैं, यानी 19,600 हमने इंक्रीज कर दी। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए 24,500 डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं 24,500। तो नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट ये आया कि इन्वेंट्री जो है वो 14,700 से कम होनी चाहिए है एक्चुअल में, लेकिन उसकी वजह से उसने जो है ये कम नहीं की। तो कम नहीं की क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं की, यहाँ पे भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं की। उसने इन्वेंट्री क्या कर दी है, ओवर स्टेटेड कर दी है। और कितने से ओवर स्टेट कर दी है, 14,500 से ओवर स्टेटेड कर दी है। ये उसकी मिस्टेक थी, उसने ओवर स्टेट की हुई है। क्यों, क्योंकि उसने ये जो 24,000 है इसका डिक्लाइन दिखाया ही नहीं, उसने 19,600 का इंक्रीमेंट दिखाया ही नहीं। और फिर ये 9,800 जो होने ही नहीं चाहिए उसने गलती से ऐड कर दी है। उसके बाद में पूछ रहे हैं अकाउंट्स पेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल ये एंट्री हमने डिस्कस की है, 15 दिसंबर से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट्स पेबल क्या होना चाहिए था, यहाँ पे अकाउंट्स पेबल डेबिट होना चाहिए था, ये डिक्रीज होना चाहिए था। तो उसने डिक्रीज नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, हम डिक्रीज कर देते हैं। कितनी अमाउंट से डिक्रीज होना चाहिए था, यहाँ पे अमाउंट जो इन्वॉल्व है वो है 9,800। सो 9,800 से डिक्रीज होना चाहिए, तो उसने नहीं किया, गलती की है, तो हम करके देख लेते हैं। उसके बाद ये जो अकाउंट्स पेबल है इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट है ना, बाय नेचर अकाउंट पेबल का जो नेचर है वो क्रेडिट है। तो क्रेडिट पे होने का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 19,600। और कोई अकाउंट्स पेबल की एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि 9,800 से अकाउंट्स पेबल असल में बढ़ना चाहिए है, उसने नहीं बढ़ाया। तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स पेबल क्या हुआ हुआ है, उसने नहीं बढ़ाया हुआ, उसने क्या किया हुआ है, अंडरस्टेट किया हुआ है। अंडरस्टेट, अकाउंट्स पेबल इज अंडरस्टेटेड बाय कितनी अमाउंट से, 9,800 से उसने अमाउंट जो है वो कम रिकॉर्ड की हुई है। क्योंकि ये देखिए हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, हमें तो इसको बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद सेल्स की जब हम बात करते हैं, सेल्स की, तो यहाँ पे इसने जो ये 30,000 की सेल्स है, इसने लिखा हुआ है नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है। इसने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं की शुरू से, तो रिकॉर्ड ही नहीं की, तो इसका मतलब है सेल्स अंडरस्टेटेड बाय कितने की सेल्स की ट्रांजैक्शन थी, 30,000 की, तो इसने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया। लास्ट में वो पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इम्पैक्ट आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री में उसने लिखा हुआ है नो एंट्री। इसका मतलब है कि उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या किया हुआ है, वो भी नहीं लिखी हुई है, कॉस्ट कम करके लिखी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप चेक करें 24,500 मौजूद है। तो ये भी इसने क्या किया हुआ है, अंडर स्टेटेड बाय, कितने से अंडर स्टेट किया हुआ है, 24,500 से उसने अंडर स्टेट किया हुआ है। So this was requirement number one, in which we have computed the amount overstated or understated under the certain accounts related to sales or purchase transactions like accounts receivable, inventory, accounts payable, sales and CGS. So ये वो गलतियां हैं, इन गलतियों की मदद, अच्छा अब जब आप एक्सपेंस ओवरस्टेट करते हैं या ज्यादा लिख देते हैं तो इनकम कम आ जाती है, या रेवेन्यू अंडरस्टेट करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। और इसी तरह आपके जो बैलेंस शीट आइटम है उस पे भी इम्पैक्ट आता है। इसी तरह रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, अब देखिए रिक्वायरमेंट नंबर 2 में उसने सिंपल पूछा हुआ है, कंप्यूट द अमाउंट बाय विच नेट इनकम इज ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड। नेट इनकम आप कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हैं, नेट इनकम आप कैलकुलेट करते हैं क्या चीज आप नेट इनकम के निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आप। सो इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यूज होते हैं और इनकम स्टेटमेंट में क्या चीज मौजूद होती है, इनकम स्टेटमेंट में तमाम एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सेल्स रेवेन्यू है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्सपेंस है। तो ये दोनों जो अकाउंट्स हैं ये दोनों आपके इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये अकाउंट्स पेबल, ये तीनों बैलेंस शीट आइटम्स हैं, इसको हम इनकम स्टेटमेंट पे या नेट इनकम पे हम नहीं लेते हैं। सो रिक्वायरमेंट नंबर बी है, हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर बी कैलकुलेट कर रहे हैं और बी आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि इंक्रीज कितना आएगा। सो रेवेन्यू हमारा जो आप कह लें, रेवेन्यू आप देखिए लिखा हुआ है अंडर स्टेटेड, कम है, कितने से कम है, 30,000 से, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपका अंडर स्टेटेड है, कितने से, 24,500। तो अगर आप 24,500 माइनस करें 30,000 से, तो इनफेक्ट आपकी जो नेट इनकम है वो क्या है, वो अंडरस्टेटेड है बाय, जो डिफरेंस अमाउंट आ रही है दोनों की अमाउंट कितनी आ रही है, 5,500। तो 5,500 से इनकम स्टेटमेंट आपकी क्या है, अंडरस्टेटेड हुई हुई है, कम लिखी हुई है। अच्छा अब ये 55 अगर किसी वजह से माइनस में आ रहे होते तो इसका मतलब होता है इनकम इनकम आपकी ओवरस्टेट हुई हुई है। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर सी हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर सी में हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रिपेयर अ सिंगल एंट्री टू करेक्ट द एरर that the accounting clerk has made. Assume that the king has yet to close its books of accounts for current year. अच्छा, क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज कौन कौन सी हैं जो क्लोज होती हैं, चैप्टर 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं क्लोजिंग एंट्रीज भी आपको शेयर करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। क्लोजिंग एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं, उसके बाद हम एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं, फिर इनकम समरी को क्लोज करते हैं और डिविडेंड को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे इनकम समरी और डिविडेंड का तो कोई जिक्र है नहीं, लेकिन हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की बात है। इस रिक्वायरमेंट में आपसे आपको बताया हुआ है द किंग हैज येट टू क्लोज इट्स बुक्स फॉर द करंट ईयर, यानी अभी क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाई हुई है, यानी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू क्लोज नहीं किए हुए। तो अब जो जो करेक्शन है हमारे पास वो हम करके देख लेते हैं कि जो हमारा ओवर स्टेट है, अंडर स्टेट है, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये हमने करेक्टेड एंट्रीज बनाई थी। ओके, सो रिक्वायरमेंट नंबर यहाँ पे हम लिख देते हैं सी, और रिक्वायरमेंट सी में हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सिंगल करेक्ट जर्नल
entry. Basically this entry belongs to the correction of error. करेक्ट एंट्री हम बना रहे हैं. ई आएगा यहाँ पे, सो ये करेक्ट एंट्री हो गई. ओके, ये आपने याद रखना है. बुक्स अभी क्लोजिंग एंट्री नहीं हुई है. सो करेक्टेड एंट्री जो भी यहाँ पे डेट थी, आप यकीनन जिस दिन आप करेक्शन कर रहे हैं, क्लोजिंग 31 दिसंबर ही जनरली एंट्री बनती है. तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दिएगा. अब देखें, हमने क्या चीज डेबिट करनी थी. हमने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट करना था. तो अब हम यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट कर देते. पहले हम देख लेते हैं कि हमने डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें लेके आनी है. तो अकाउंट्स रिसीवेबल, ये देखिए ये डेबिट हो रहा है, ये हम डेबिट लिख लेंगे. इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी डेबिट नहीं की हुई है. सो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने रिकॉर्ड करनी है, ये भी हमने डेबिट करनी है. सो अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, इसकी एडजस्टमेंट हम देख लेंगे. इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी हम चेक कर लेते हैं कि इन्वेंट्री, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल उसने अंडरस्टेट की हुई है, तो हम इसको कहाँ पे भेज देंगे, डेबिट पे भेज देंगे करेक्ट करने के लिए. इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हम बात कर रहे हैं. इन्वेंट्री उसने ओवर स्टेट की हुई है, यानी कि उसने ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है, और ये अमाउंट थी हमारी, ये हम करेक्ट कर लेते हैं यहीं पे. ये अमाउंट 14,700 है, और ये हमने कैलकुलेट की हुई है. तो यहाँ पे हम इसको 14,700 कर देते हैं. ओके, अच्छा, तो इन्वेंट्री ओवर स्टेट की हुई है. इन्वेंट्री बाय नेचर डेबिट होती है, क्योंकि एसेट है, ओवर स्टेट है. इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कहाँ पे, इसको कम करने के लिए या इसकी एक्चुअल अमाउंट के लिए हम इसको क्रेडिट पे भेज देंगे. इसी तरह अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है, अंडर स्टेट हुई हुई है, कम रिकॉर्ड हुई हुई है, तो बाय नेचर ये क्रेडिट है. इसको एट पार लाने के लिए हम क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड करेंगे. इसी तरह सेल्स है, अंडर स्टेट हुई हुई है, कम रिकॉर्ड हुई हुई है, तो सेल्स को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड करेंगे. तो हम एंट्री बनाते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट वाले आइटम लिख लेते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स. तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हम यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं. टाइपो, दिस वन. अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा डेबिट कॉलम में आ जाएगा. कितनी अमाउंट से एंट्री यहाँ मौजूद है, ये आप चेक कर लीजिए. 30,000 से एंट्री मौजूद है. सो हम यहाँ पे 30,000 हमने लिख दिया. और हम क्या डेबिट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट बाय नेचर या एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है, और इसने वो लिखा ही नहीं है. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमने डेबिट कर दिया. और ये देखिए करेक्टेड एंट्री में आपको पता चल रहा है इसकी अमाउंट कितनी है, 24,500. सो 24,500 हमने यहाँ पे लिख दिया. तो ये हम सारी करेक्शन करते जा रहे हैं, और इसको हम हाईलाइट अभी नहीं करते. और इसको हम कोई और कलर दे देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये करेक्शन ऑफ एरर है, एंट्री है. डेबिट हो गया. उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे क्रेडिट आइटम्स की. हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले इन्वेंट्री ज्यादा लिखी हुई है, बाय नेचर डेबिट है. कम करेंगे, कम करके लेके आएंगे, तो कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट पे लिख देंगे. कितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, अमाउंट कैलकुलेट करके नहीं दी हुई है, हमने कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी. सो दिस अमाउंट, यानी कि ये अमाउंट हम यहाँ पे ले लेंगे. और ये अमाउंट कितनी आ रही है, हमने अभी कैलकुलेशन की है, कैसे आई है आप चेक कर लीजिएगा. इसके अलावा हमारे पास जो अकाउंट्स पेबल है, लाइबिलिटी है, अंडर स्टेट हुआ हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो इसको एट पार लाने के लिए मजीद जो डिफरेंस आ रहा है अकाउंट्स पेबल हम क्रेडिट कर देंगे. कितनी अमाउंट अकाउंट्स पेबल की दी हुई है, अभी हमने कैलकुलेट की थी 9,800 की.
तो 9800 से हम एंट्री यहाँ पे 9800 से हम पास कर लेंगे। और जो चीज हमारी रह गई है एडजस्ट करने से रिलेटेड, वो हमारे पास क्या रह गया है कि हमने अभी अकाउंट्स रिसीवेबल भी हो गया, 5 आइटम थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फिर हमने सेल्स रिकॉर्ड नहीं की हुई है। सो सेल्स हमारी बाय नेचर क्रेडिट होती है, हमने सिरे से ही रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अब हम यहाँ पे सेल्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेवेन्यू बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो सेल्स रेवेन्यू होता है, हमारा क्रेडिट हो गया, कितने अमाउंट से हो गया, 30,000 से। तो आप चेक कर लीजिए कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं। हम इसको रफ में चेक कर लेते हैं। एंट्री में वैसे ज़रूरत नहीं होती, एंट्रीज का हम टोटल नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमने एंट्री सही पास की है या कोई मिस्टेक है। तो आप देख लीजिए कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी दोनों एंट्री में बराबर आ रही हैं। वैसे हम इसको जनरली टोटल नहीं करते। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर सी। Now, requirement number D, and this is the second last requirement. So, requirement number D की तरफ आते हैं। requirement number D क्या कहता है कि assume that King has already closed its books of account for the year. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी क्लोज कर चुके हैं, यानी जो क्लोजिंग एंट्रीज हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी, ये वो क्लोजिंग एंट्रीज ऑलरेडी बना चुके हैं। और क्लोजिंग एंट्रीज किससे रिलेटेड होती हैं? क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड होती हैं रेवेन्यू से और एक्सपेंसेस से। तो हमारे पास ये रेवेन्यू है, इसकी एंट्री नहीं बनेगी। और फिर हमारे पास क्या मौजूद है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो ये भी हमारा जो है वो क्लोज हो चुका है, इसकी एंट्री भी नहीं बनती है। इसके अलावा हमारे पास जो इन्वेंट्रीज होती हैं, ये भी एक तरह से एक्सपेंस में शामिल होती है। जब हम सीजीएस कैलकुलेट करते हैं तो इसकी भी एंट्री हमारी बन चुकी है। इस इन्वेंट्री को भी हम क्या करते हैं, नहीं लेके आते, नहीं कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग एंट्री के बाद हम इसको शामिल नहीं करते। सो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंट्रीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द करंट ईयर। अच्छा, उसकी एक और चीज है कि जब हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री की, तो यहाँ पे हमने ये जिक्र किया था कि ये आपकी जो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और ये एसेट होता है आपका। सो इन्वेंट्री को हम यहाँ पे शामिल नहीं, इस एसेट की तो क्लोजिंग होती नहीं है, तो हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये दो चीजें हमने क्लोज करना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डी पार्ट में, और डी पार्ट में अगेन हम क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं। इसको हम कलर को हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके अपनी रिक्वायरमेंट को। सो क्लास, फिर से हम करेक्टेड एंट्री बना रहे हैं आफ्टर क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं, सिंगल करेक्शन, सिंगल करेक्ट जर्नल एंट्री आफ्टर क्लोजिंग एंट्रीज, यानी कि क्लोजिंग एंट्रीज आप ऑलरेडी बना चुके हैं। सो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल कितने से डेबिट हो रहा है? 30,000 से। तो हमने 30,000 से एंट्री पास कर दी। उसके बाद इन्वेंट्री जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। कितने से इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है? 14,700 से, वो हमने कर दी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम क्लोजिंग एंट्री की वजह से हम वो क्लोज कर चुके हैं। और वो किस में हम क्लोज करते हैं? रिटेन अर्निंग में। तो हम वो रिटेन अर्निंग देखते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स पेबल भी, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है, तो ये भी क्लोज नहीं हुआ होगा। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट कितनी है? 9,800।
इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग एंट्री होती है एक्सपेंस से तमाम यानी कि सेल्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस ले लेते हैं और उसको हम रिटेन अर्निंग में रिटेन अर्निंग कंप्यूट कर देते हैं और फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं इनकम समरी में। तो हमारे पास क्या चीज मौजूद है, रिटेन अर्निंग्स मौजूद है। और रिटेन अर्निंग्स की मैं आपको यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करके बता रही हूँ कि रिटेन अर्निंग हम किस तरह लेते हैं। हम आप कैलकुलेशन हम बल्कि ऑलरेडी कर चुके हैं। रिटेन अर्निंग्स मींस यू हैव closed this amount, you have calculated net income amount which you have calculated by deducting cost of goods sold from your sales amount। तो ये हमारे पास नेट इनकम आ गई है और ये किस में एडजस्ट हो जाएगी, ये हमारी आ जाती है रिटेन अर्निंग में, क्योंकि नेट इनकम क्लोजिंग एंट्री में हम किस में क्लोज करते हैं, रिटेन अर्निंग्स में। तो अगर आप में से किसी ने क्लोजिंग एंट्रीज नहीं की हुई है तो मैं आपको लिंक शेयर कराऊंगी और वहां से आप देख लीजिएगा कि इनकम को हम किस तरह से रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हैं। और रिटेन अर्निंग क्लोज नहीं होती है। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर डी। लास्ट रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर डी के बाद ई रिक्वायरमेंट। तो ई रिक्वायरमेंट में हमसे वो क्या पूछ रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट अभी हम पढ़ते हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे ही इसकी कैलकुलेशन करें। ओके, सो रिक्वायरमेंट नंबर ई आपसे कहते हैं, assume that the ending inventory balance is correctly stated based on the adjustment resulting from a physical count। ओके, ये हमने इसी चैप्टर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है फिजिकल काउंट। यानी फिजिकल काउंट क्या होता है कि ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे आप चेक करते हैं और आप देखते हैं कि एंट्रीज फिजिकली कितनी मौजूद हैं, आपने उसको काउंट किया हुआ है। तो इन्वेंट्री की अमाउंट जो है वो ये कह रहे हैं कि वो सही डिपिक्ट हुई हुई है, करेक्टली स्टेट हुई हुई है ऑन एडजस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रीवियस, क्योंकि आपने एडजस्टमेंट की थी। पीरियड एंड पे हम ये करते हैं कि इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हैं और फिर हम एडजस्टमेंट पास करते हैं, वो ये ऑलरेडी कर चुके हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वॉज डेबिटेड और क्रेडिटेड बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की वजह से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट या क्रेडिट करते हैं। किन सूरत में डेबिट या क्रेडिट करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Assume that King has already closed its books for the current year and make a single entry to correct the error that the accountant clerk has made। और अकाउंटेंट क्लर्क ने जो मिस्टेक की है उसको आपने एडजस्ट करना है। सो द जर्नल एंट्री टू करेक्ट द अकाउंटिंग क्लर्क एरर्स, इसमें हमने अज्यूम करना है कि द एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस हैज बीन एडजस्टेड, यानी हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। एंड अज्यूमिंग दैट द बुक्स हैव बीन क्लोज्ड, और बुक तो फिर अब हमने क्या करना है, हम क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं तो हमने इससे रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड ये एडजस्टिंग एंट्री में शामिल नहीं करना है, इसका हमने कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। सो हम एंट्री पास करते हैं और एंट्री किस तरह पास करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल का क्लोजिंग एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है तो हम यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल्स लिख लेते हैं। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 30,000 की अमाउंट है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास अकाउंट्स पेबल है, ये एंट्री का भी क्लोजिंग एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये भी एज इट इज ही आनी है। तो अकाउंट्स पेबल कितनी अमाउंट है, अकाउंट्स पेबल की अमाउंट है 9,800। और जितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किस में जाके एडजस्ट हो जाएगा, वो डिफरेंस जाके एडजस्ट हो जाएगा हमारा रिटेन अर्निंग में। इसके दो तरीके अमाउंट कैलकुलेट करने के। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि 30,000 डेबिट पे, इसमें से आप माइनस कर दें 9,800 क्रेडिट पे, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो ये कहता है फिजिकल काउंट है और इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है। और प्रॉफिट जो रिटेन अर्निंग का है वो कितना है, 5,500 है।
ये भी रिटेन अर्निंग में ही जाएगा, तो ये दोनों रिटेन अर्निंग में जाएंगे तो भी अमाउंट 20,200 आ रही है। तो दोनों तरीकों में से जिस तरह आप चाहें रिटेन अर्निंग की अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि सेल्स और परचेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके कौन कौन से एरर्स हैं, और इन एरर्स की मदद से अमाउंट हमारी ओवर स्टेट होती है या अंडर स्टेट होती है, और फिर उसके बाद उसकी करेक्शन कैसे होती है। करेक्शन की भी हमारे पास दो डिफरेंट सिचुएशंस थी कि जब कंपनी क्लोजिंग एंट्री बना चुकी है और जब कंपनी ने क्लोजिंग एंट्री नहीं बनाई है। तो उससे रिलेटेड हमने ये प्रॉब्लम्स की हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम 6.7 ए कवर करेंगे। आप ये स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट्स में कहा है कि सिक्स प्रॉब्लम नंबर 6.6, 5, 7 एंड 8A आप कंप्लीट करा दें। तो ये प्रॉब्लम मैं ऑन डिमांड कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आपको अगर कोई इशू हो, आप बेफिक्र हो के मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगी। एक और बात, जो विलियम्स हाका बुक है, इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, इसका जो सेट ए है और सेट बी है, ये दोनों सिमिलर हैं। सेट ए हम जनरली क्लास में स्टूडेंट को कंप्लीट करवाते हैं, और सेट बी वो घर पे खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। आप ये कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स में सेट बी की भी प्रॉब्लम कही है सॉल्व करने को। तो क्लास सेट बी मैंने सेट ए कंप्लीट करवा दिया है। सेट बी में सिर्फ अमाउंट या फिगर्स चेंज है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आंसर्स पे डाउट है तो आप आंसर्स मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको आपके कमेंट में रिप्लाई करके आपको बता सकती हूँ कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.7 और 6.8 कवर करेंगे, और उसके बाद फिर आपने मुझे चैप्टर 8 कंप्लीट करवाने को कहा है, तो हम चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट क्लास, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।